और 1,72,000 शिक्षा मित्रों में से 1,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने वहाँ आत्महत्या की है। ये मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। तो आजकल की तरह मरा हुआ मुजफ्फरपुर नहीं था, बड़ी प्रतिक्रिया होती थी, हर छोटी घटना पर बड़ी प्रतिक्रिया देता था मुजफ्फरपुर। आज बड़ी घटनाओं पर भी छोटी भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, यह चिंता का विषय। शिक्षकों का जो आंदोलन हुआ है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद बिहार में शिक्षकों का जितना आंदोलन हुआ और जितनी लाठी चली, इतनी लाठियां कभी किसी एक मुद्दे पर, एक संवर्ग पर लाठी नहीं चली। पेंशन बुढ़ापे का सहारा है और सरकार पेंशन छीन ली। जब पेंशन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति अंतिम समय में उसका कोई पूछने वाला नहीं रहता। और पूरा जीवन जिसने समाज के लिए दिया, जिसने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया, हम राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक हैं। और राष्ट्र निर्माता शिक्षक अगर बिना पेंशन के अगर रहेंगे, उनको कौन पूछने वाला है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जब हम पॉडकास्ट के मोड पे आते हैं तो हम आपको जो व्यक्तित्व को हम बुलाते हैं हमारे स्टूडियो में, उनके पूरे व्यक्तित्व से आपको परिचित करवाते हैं। आज जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनसे आप सब परिचित हैं, लेकिन आज हम उनसे एक बार अपने चैनल के माध्यम से बात करके अपने तरीके से उनके जीवन की यात्रा को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं बंसीधर ब्रजवासी जी, जो कि MLC हैं और खुद को नेता से ज़्यादा शिक्षक के रूप में कहलाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले बंसीधर ब्रजवासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नेता से ज़्यादा खुद को शिक्षक कहलाना पसंद करते हैं, आखिर शिक्षकों से ऐसा क्या जुड़ाव? मेरी पहचान शिक्षक के रूप में रही है। 20 वर्षों तक मैंने शिक्षण कार्य विद्यालयों में किया है और अभी शिक्षकों के सहयोग से, समाज के तमाम लोगों के साथ सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह से मैं विधान पार्षद बना हूं। तो अपने 20 वर्ष की जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी मूल आइडेंटिटी वही है। इसीलिए सदन में भी मुझे लोग मास्टर साहब कह के पुकारते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि शिक्षक का जो पद है वह कभी समाप्त नहीं होता है। जो एक बार शिक्षक बन गया वह ताउम्र शिक्षक ही रहता है। वह सरकारी बंधनों में रहने के कारण कभी सेवानिवृत्त हो जाए वह अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी वह शिक्षक ही होते हैं। इसलिए शिक्षक के पद को कोई छीन नहीं सकता है। यह हमारी पहचान यही है। शिक्षक के रूप में ही लोगों ने मुझे जाना है, शिक्षक के रूप में ही मैं ताउम्र रहना पसंद करता हूँ। शिक्षक के रूप में ताउम्र आप खुद को पहचाना जाना पसंद करते हैं। और शिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि एक शिक्षक वही है जो विद्यार्थी को बुरे कामों से हटा दे। और आप हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में, चाहे वो स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल में है, वहाँ के जो भवन की जो जर्जर स्थिति होती है, या फिर शिक्षकों के साथ अगर किसी तरह का कोई भेदभाव या अत्याचार होता है, इन सब के पीछे आप जो है वो लगातार जुड़े रहते हैं। लेकिन ये आंदोलन शिक्षकों को हमेशा बड़ा ही शांत देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो किसी तरह के विवाद या आंदोलन से खुद को बचाए रखते हैं। लेकिन आप आंदोलन करते हैं, लेकिन आपके आंदोलन का प्रभाव होता है, क्योंकि हम जब भी आपका कोई वीडियो अपने चैनल पे चलाते हैं तो उसके व्यूअर्स की संख्या बताती है कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ये कैसे संभव है? जो समाज समस्याग्रस्त होता है, जिनके पास अधिक समस्याएं होंगी, उनके पास लड़ने के लिए उतने ही उनको अवसर मिलते हैं। शिक्षक समाज, हम जब बहाल हुए थे उस समय जो पूर्व से शिक्षकों की जो प्रचलित नियमावली थी और जिसके तहत जिला संवर्ग के शिक्षक नियुक्त किए जाते थे, उस व्यवस्था को समाप्त कर दी गई और तब शिक्षा मित्रों का कंसेप्ट लाया गया और मैं शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुआ था। जब शिक्षा मित्र के रूप में बहाल होकर के आया तो मात्र 1500 रुपये मासिक, 11 महीने का कार्यकाल और विद्यालयों में 2म दर्जे का व्यवहार। तो हमने जब देखा तो मैं बहुत दुखी हुआ कि यह तो अजीब व्यवस्था है। और शिक्षा मित्र को शिक्षक बनाने, जो पूर्व से जो शिक्षकों की नियमावली को समाप्त करके पूर्व के जो संवर्ग थे उसको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया था, मरणशील संवर्ग घोषित कर दिया गया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने कि फिर से शिक्षकों की बहाली वेतनमान पर हो, नियोजन की व्यवस्था समाप्त हो, नियोजन का जो यह नियोजनवाद का जो कलंक है उसको बिहार से मिटाना है, यह संकल्प था हमारे मन में और इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और बहुत लंबा समय लगा। हालांकि हमें इस बात की खुशी है कि आज नियोजनवाद का कलंक मिट गया। चूँकि आज हमारे जो भी शिक्षक साथी बहाल होकर आ रहे हैं वेतनमान पर, उन सभी शिक्षक साथियों को वह दर्द मालूम नहीं है कि पूर्व में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ झेला है। छुट्टी नहीं मिलती थी, CL नहीं था विद्यालयों में कि आप छुट्टी पर जाए, एक दिन नहीं रहे तो आपका वेतन 50 रुपया कटना है, यह व्यवस्था थी।
बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती थी। लोग बहुत उपहास के दृष्टिकोण से देखते थे, क्या करते हैं तो शिक्षा मित्र कहा, ओ 1500 रुपये वाला, ऐसा करके लोग मजाक उड़ाते थे। और ऐसे दौर में हम जब आए तो उस नियोजनवाद की व्यवस्था को हमने समाप्त किया। आप कल्पना करिए कि यदि वही व्यवस्था बनी रहती तो क्या होता। आज कितना भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, वह बीपीएससी से टीचर बनकर के जो आ रहे हैं वो तो नहीं आ पाते। व्यवस्था वही रहती तो आप जाते कहाँ। बगल में उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र थे उस समय में 1,72,000 शिक्षा मित्र हुआ करते थे, और 1,72,000 शिक्षा मित्रों में से 1,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने वहाँ आत्महत्या की है। ये मैं आकर आपको बता रहा हूँ। यह आर्थिक स्थिति हो गई उन लोगों की, चूँकि उन लोगों को परमानेंट किया गया, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई न्यायालय के चक्कर में कि फिर से उनको शिक्षा मित्र बना दिया गया। लेकिन बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़के उस व्यवस्था को समाप्त करा दिया, और अब ये बीते दिनों की बात हो गई कि कोई नियोजन पर बहाल होगा शिक्षक के रूप में, अब वेतनमान पर बहाली हो रही है। बहुत लंबा संघर्ष था, लेकिन कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं। हम इस संघर्ष के दौर में, जब मैं 20 साल का था उस समय मैं बहाल होकर के आया था, आप सोचिए। और 20 साल के उम्र में जो व्यक्ति आता है, जो व्यक्ति 20 साल का लड़का क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। और उस समय से हम अनशन करते करते, संघर्ष करते करते, और आज हम, आप सोचिए कि 41 वर्ष की अवस्था में हैं, तो कब हम जवान हुए और कब हम प्रौढ़ावस्था में आ गए हमें पता नहीं चला। और संघर्ष निरंतर जारी है। ये संघर्ष का दौर ऐसा रहा, हम कुछ भी मुझे याद नहीं है। हम अपना खेत बाड़ी सब भूल गए, खेत खलिहान मुझे नहीं पता है कि मेरा खेत खलिहान कहाँ है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आज मेरे माता पिताजी भी नहीं हैं, लेकिन अभी भी हमको खेत बाड़ी अपना पता नहीं है। केवल और केवल हमने जो कुछ भी किया शिक्षकों के लिए किया, जो जिया शिक्षकों के लिए जिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा और मैं क्या चाहूँगा। तो आपने बताया कि किस तरह से 20 वर्षों का जो संघर्ष है, 20 वर्षों की जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को आप नहीं छोड़ना चाहते, और आपने खुद ही बताया कि 20 वर्ष की आयु में ही जो है वो आप एक शिक्षा मित्र के रूप में जो है काम करना शुरू किया था, और तब से ये शुरुआत हुई। लेकिन 20 वर्ष की तो अगर हम यात्रा को देखें तो शायद हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो पहले 20 वर्ष रहे होंगे, यानी आपके जन्म से लेकर 20 वर्ष तक का, उसमें आपकी नींव ऐसी स्ट्रांग पड़ी होगी कि एक ऐसा कर्मठ व्यक्तित्व जो है वो आपके अंदर आ सका। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने बचपन, अपने माता पिता, इसके बारे में भी हमें बताएं। मेरे पिताजी शिक्षक थे, और मैं बता सकता हूँ बहुत खुशी के साथ कि मेरे पिताजी बहुत ही स्वाभिमानी शिक्षक थे, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, और एक अच्छे और ईमानदार शिक्षक थे। चूँकि हमने देखा है कि जैसे ही विद्यालय का समय होता था तो फिर हम लोगों को भी डांट पड़ती थी, और कहते थे कि स्कूल जाओ। और कई बार उनके साथ मैं भी जाता था विद्यालय, चूँकि बड़कागांव में मैं पढ़ता था मध्य विद्यालय में, तो उनके साथ में जाता था। मेरे पिताजी बहुत कर्मठ लोग थे, और एक बात थी कि बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वह कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, और यही नींव उन्होंने हमारे अंदर भी डाल दी। बचपन से ही हमने देखा कि अच्छे अच्छे लोगों को बहुत ही तार्किक ढंग से वो जवाब देते थे। तो इसकी गहरी छाप मेरे ऊपर पड़ी, और मुझे बोलने के लिए, एक वक्ता के लिए बहुत हमको प्रेरित करते रहते थे। बचपन में जितनी वाद विवाद प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, उसके लिए मुझे तैयार करते थे, और मैं जाता था उसमें। और मैं जाता था तो बचपन में बहुत सारा पुरस्कार मुझे मिला, जहाँ भी जाते थे तो बहुत सिल्ड मेडल जीत करके लाए। तो बचपन से एक अच्छे वक्ता के रूप में मेरे पिताजी ने मुझे तराशने का जो सफल प्रयास किया, वह लंबे समय तक आज भी है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाता हूँ, ये उनकी देन। और छात्र जीवन में जब मैं 9th का विद्यार्थी था, उसी समय मुजफ्फरपुर से कुछ छात्र नेता लोग जाते थे और जा कर के और मुझे जोड़े छात्र संगठन से, विद्यार्थी परिषद से। और जब मुझे जोड़ा गया तो ये लोग बहुत विनम्र स्वभाव से आकर के और मुझे नमस्कार करते थे। जो पीजी के विद्यार्थी थे वो आकर के और वो कहते थे नमस्ते, तो मुझे लगता था कि ये कोई बहुत ही संस्कारी संगठन है, अच्छा संगठन है, तो जुड़ना चाहिए। हम जुड़े इन लोगों के साथ, और जब जुड़े तो उस समय एक आंदोलन हुआ। वहाँ स्टेट बैंक था जैतपुर में, अभी है ही, बैंक तो है ही। उसमें जो मैनेजर थे उसे जैतपुर कॉलेज के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, सवलिया तिवारी, और वो मेरे पिताजी के भी शिक्षक रहे थे, अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। उनके साथ वहाँ के मैनेजर ने थोड़ी सी बदतमीजी की थी, मिसबिहेव किया था। तो वो उन्होंने बहुत ही आहत मन से कहा कि देखो हमारे साथ इस तरह से हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मैनेजर के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन का पार्ट मैं भी था। तो वहीं पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अखबार में खबर छपी, और कल हुए मैनेजर साहब को सस्पेंड कर दिया गया।
मैनेजर साहब को सस्पेंड करके पनिशमेंट में बगहा भेज दिया गया था। तो मुझे उस समय लगा, अब सोचिए उस समय मैं कितना साल का, 13-14 साल का मैं उस समय था, और उस समय में एक स्टेट बैंक का मैनेजर सस्पेंड हो गया। अब बाल मन पर इतना बड़ा असर पड़ा कि अरे आंदोलन इतनी बड़ी ताकत है कि मैनेजर को सस्पेंड करा दिया। अब यह बात मेरे जहन में ऐसी बैठी कि हमेशा आज तक रहता है कि अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो तो आंदोलन करो, आंदोलन करना चाहिए। तो आंदोलन से मैं एकदम हमारा एकदम रिश्ता है, जीने मरने का रिश्ता है, इसलिए आंदोलन और संघर्ष बचपन से ही, और उसका निरंतर। हम तो जब छात्र जीवन में थे, जब हम रहते थे यहाँ शिवपुरी में एक लॉज में, तो एक बार पुलिस छापा मारी थी उस लॉज पर। कहीं का एक अपराधी था कि वहीं पर पहचान दिया कि यहाँ पर कोई रहता है उसका कलीग, तो छापा मारी पुलिस, गेट खुलवाया। रात में हम कहे कि भाई आप कहाँ, आगे क्या बात है, तो कहा कि ऐसे ऐसे। तो हमने कहा कि भाई हम लोग रहते हैं, पूरी कमरे की तलाशी ले लीजिए। तो कमरे में आए तो देखा कि वहाँ 3 पुतला बांध करके रखा हुआ था। जब पुतला बांध करके रखा हुआ था तो डीएसपी उसमें एक थे, तो उन्होंने कहा कि यह क्या है। मैंने कहा पुतला है। कहा कि पुतला क्यों रखे हैं। हम कहे कि हम लोग को पुतला फूकना पड़ता है, इसीलिए पुतला बांध करके रखे हुए हैं। तो कहा है कि पुतला पहले ही बांध करके रखे हुए हैं। हमने कहा इसलिए बांध कर रखे हैं पुतला कि जब कोई घटना घटेगी तो जो संगठन है, मुजफ्फरपुर में उस समय संगठनों की बड़ी भीड़ थी और मुजफ्फरपुर काफ़ी सक्रिय रहता था। आजकल की तरह मरा हुआ मुजफ्फरपुर नहीं था, बड़ी प्रतिक्रिया होती थी। हर छोटी घटना पर बड़ी प्रतिक्रिया देता था मुजफ्फरपुर। आज बड़ी घटनाओं पर भी छोटी भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, यह चिंता का विषय है। तो उस समय होड़ होती थी कि कौन पुतला पहले फूकेगा। तो हम कहते थे कि आज आंदोलन हुआ, आज कोई घटना घटी तो आज ही पहला पुतला हम फूकेंगे, अखबार में हमारी खबर पहले छपनी चाहिए। तो इसके लिए पहले ही हम लोग पुतला बांध करके रखते थे कि उस समय में कहीं से खर पुआल लाना नहीं पड़े, पहले ही से रेडी है, बस सीधे बस आना है, लोगों को जुटाना है, पुतला फूक दो। दूसरे लोग जब तक व्यवस्था करेंगे, कल फूकेंगे, पहले ही हमारी प्रतिक्रिया हो जाएगी। प्रतिक्रिया के रूप में सबसे आगे अपने को दिखाने की होड़, यह एक कोशिश थी। तो हम लोग एकदम जागृत लोग थे और करते थे इस प्रकार से। तो लगातार आंदोलन संघर्ष, यह इसी से हमारी पहचान रही है। जो लोग भी हैं बचपन से आपको बता दें कि जिस दिन हमको जिस समय देखे होंगे बचपन में, जिस तरीके से देखे होंगे, जीते मरते, बोलते उठते बैठते सोते, जिस तरीके से देखा, जिस तरह से आंदोलन करते हुए, जिस तरीके से बोलते हुए, आज भी आपको वही मिलेगा, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं। ये तो बात हुई कि आपने आंदोलन को पहचाना और विद्यार्थी समय में ही जो है आंदोलन की शक्ति को आपने पहचान लिया, क्योंकि आपने एक स्टेट बैंक के मैनेजर को जो है वो बर्खास्त किया था उनकी गलत व्यवहार को लेकर के। लेकिन एक समय वो भी आया जब आप शिक्षक बन गए और आप भी बर्खास्त हुए, वो क्या कहा? देखिए, जब मुझे बर्खास्त किया जा रहा था तो बर्खास्तगी से पहले मुझे मालूम था कि मुझे बर्खास्त होना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी बिहार की, उस समय में सारे लोग खामोश हो गए थे और एक व्यक्ति आकर के और सभी लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा था, सभी को डरा दिया था। तो हमारे सामने भी यही चुनौती थी। तो हमने यह देखा कि जब देश गुलाम रहा होगा, उस समय कोई भगत सिंह तो पैदा लिया, उस समय कोई सुभाष चंद्र बोस तो पैदा लिया, तो कोई खुद्दीराम बोस हुआ। तो हमने कहा गुलाम देश में अगर इस तरह के लोग हुए तो आज स्वतंत्र देश में क्या हम लोग इससे नहीं भिड़ सकते हैं, या अत्याचारी से भिड़ना पड़ेगा। और हमने संकल्प लिया, अपने परिवार के लोगों को बैठाया, अपने बेटा बेटी पत्नी सबको, और हमने कहा कि नमक रोटी खाने के लिए तैयार रहिए, ये अत्याचारी के खिलाफ हमको लड़ना है। नौकरी हमारी चली जाएगी, हमें मालूम है, हम फिर लड़ेंगे और लड़ करके फिर हम बहाल होकर के आएंगे, क्योंकि न्यायपालिका पर हमें पूरा पूर्ण भरोसा है कि हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करने जा रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और हमारा पूरा परिवार सहमति दिया कि नहीं, जो भी परिस्थिति होगी आप लड़िए, आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं हम लोग नहीं रोकेंगे। हमने कहा कि इतनी पैतृक संपत्ति है कि जीने खाने की दिक्कत नहीं होगी, लड़ लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जिस समाज के लिए मैं जीता मरता हूँ, उस शिक्षक के सम्मान पर आँच आ रही थी, हमने कहा कि सेक्रीफाइस करूँगा, और इसके लिए हमने संघर्ष किया, जान करके कि हाँ ये नौकरी जाएगी, जान करके कि हमें जेल जाना पड़ सकता है। हम पूरी तैयारी में थे, हम तो इस तैयारी में बैठे हुए थे कि जेल भी जाना हो तो हम जेल जाने के लिए तैयार है। तो FIR भी हुआ, नौकरी चली गई, कोई गम नहीं था, हमको भरोसा था, आज भी भरोसा है, अभी भी हम केस लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए। आपने कहा कि आपको पहले से पता था कि आप बर्खास्त होने वाले हैं और इसके लिए आपने किस तरह से अपने परिवार को भी तैयार किया, लाठियां भी खाने पड़ी, लाठियां खाने के लिए भी तैयार? वह तो आंदोलन में कई बार हुआ है, ऐसा थोड़े। पटना में शिक्षकों का जो आंदोलन हुआ है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद बिहार में शिक्षकों का जितना आंदोलन हुआ और जितनी लाठी चली, इतनी लाठियां कभी किसी एक मुद्दे पर, एक संवर्ग पर लाठी नहीं चली होगी। इतने लोगों पर लाठीचार्ज, इतने लोगों की गिरफ्तारी, इतने लोग जेल गए, इतना दूसरा कोई मूवमेंट, हमको लगता है कि JP मूवमेंट के बाद में शिक्षकों का मूवमेंट था,
बड़ा आंदोलन हुआ। ये नियोजनवाद का कलंक ऐसे नहीं मिटा है। आज जो भी हमारे नौजवान साथी आ रहे हैं उन तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि आज आप जो अपॉइंट होकर के आए हैं, आप सोचिए 2005 में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे बहाल होकर आए हैं जो 2005 में बहुत छोटे रहे होंगे, और उस समय में हम लोग लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, थोड़ा मोड़ा हुआ है। उठा करके हम बैठते थे अनशन पर, राजधानी में अनशन में बैठे 12-12 दिन अनशन में बैठे रहते थे। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती थी, अखबारों में खबर छपती थी ट्रैफिक चरमराई, और हम लोग वहाँ से अरेस्ट करके कभी दानापुर में जाकर स्टेडियम में वहाँ पर फेंक दिया जाता था, कभी जाकर उधर मसौरी में फेंक दिया जाता था। फिर हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, फिर आंदोलन करते थे। वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है, लाठियाँ चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है, इतनी आसानी से थोड़ा ही सब कुछ हो गया। लेकिन इस दर्द को तो जो फेस किया है वही समझेगा, जिनको जो उस समय देखे नहीं है तो उनको तो लगेगा कि ऐसे ही हो गया। लड़े हैं हम लोग, और लड़े हैं तभी जाकर के सफलता मिली है, बिना लड़े हुए नहीं हुआ। लड़े हैं तभी सफलता मिली है, और जो कष्ट, जो आंदोलन और ये सारे काम करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और आज भी हैं। ये संघ क्या कार्य? शिक्षक के हितों की लड़ाई लड़ना शिक्षक संगठन का काम होता है। शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ना, उनके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, यह किसी भी शिक्षक संगठन का यही दायित्व है। तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, यह 2005 में ही जब हम लोग शिक्षा मित्र थे, उसी समय हम लोगों ने परिवर्तनकारी शिक्षा मित्र संघ बनाया था, और उसी के बाद में फिर हम लोग परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ हम लोगों ने नाम दिया। तो 2005 से ही यह संगठन पूरे राज्य में काम कर रहा है और चल रहा है, और यह काम करता रहेगा। संगठन बहुत बड़ा संगठन है, और इस संगठन से जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इस संगठन को खून पसीना देकर लोगों ने सींचा है, बनाया है, और इस संगठन ने लड़ाई लड़के और आज शिक्षकों के इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचाया है। तो इस संगठन की बड़ी भूमिका है, इसलिए संगठन कार्य करता रहे। इसके बाद बात आती है कि ठीक है, आपने बताया कि शिक्षा मित्र जब थे तो 1500 रुपये में जो है उनकी बहाली होती थी, और किस तरह से लोग मजाक उड़ाते थे, कटाक्ष करते थे। आज काफ़ी हद तक आपने सुधार किया है, लेकिन ये भी मानने वाली बात है, आप भी इस बात को मानेंगे कि शिक्षकों की स्थिति पूरी तरह से नहीं सुधरी है। आज भी उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रोफेशन में शायद ही आज के जनरेशन का कोई बच्चा है या विद्यार्थी है जो चाहता है कि मैं शिक्षक बन जाऊँ। प्राइवेट स्कूलों की बात अलग है, सरकारी में भी वो पैसों के या किसी कंफर्ट के हिसाब से है, लेकिन अगर उनका सुदूर क्षेत्रों में अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर वो इस काम से स्विच करना चाहते हैं। अभी आपको कौन कौन सी बातें लगती है कि शिक्षकों के जीवन में और भी, या प्रोफेशन में जो है वो और सुधार होना चाहिए, और उसके लिए अगर आप और भी लड़ेंगे तो कौन कौन सी लड़ाइयाँ बाकी? शिक्षकों की अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ बाकी है। शिक्षकों की जो पूर्व से जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत जो शिक्षक अपॉइंट होते थे, उनका जो वेतनमान था वह राज्य कर्मियों के निर्धारित वेतनमान से एक अलग स्लैब था, उससे अधिक था। जो वेतनमान था 9300 से 34,800 का वेतनमान था। तो ये वेतनमान जो है आज सरकार नहीं दे रही है। तो यह वेतनमान, जो पुराना वेतनमान है, वह पुराना वेतनमान शिक्षकों को मिले, यह तभी हमारा पूर्ण अधिकार होगा। दूसरा कि पुरानी पेंशन, यह पूरे देश में पुरानी पेंशन की लड़ाई चल रही है। पेंशन बुढ़ापे का सहारा है और सरकार पेंशन छीन ली। जब पेंशन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति अंतिम समय में उसका कोई पूछने वाला नहीं रहता, और पूरा जीवन जिसने समाज के लिए दिया, जिसने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया, हम राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक हैं, और राष्ट्र निर्माता शिक्षक अगर बिना पेंशन के अगर रहेंगे, उनको कौन पूछने वाला है। अब जान रहे हैं कि सब लोग आत्म केंद्रित जीवन जी रहे हैं लोग, और किसी का बाल बच्चा आज के डेट में किसी को कोई पूछने वाला है? बाल बच्चा कहीं और चला गया, कोई पूछने वाला नहीं, तो टीचर कहाँ वृद्धाश्रम में जाएगा? सरकार को इस बात की चिंता होनी चाहिए। विधायकों को पेंशन मिले, सांसदों को पेंशन मिले, और शिक्षकों को पेंशन नहीं मिले, तो मैं समझता हूँ यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सभी कर्मचारियों को, जो भी कर्मचारी है, सोचिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक समोसा की दुकान कोई खोल दे, और समोसा की दुकान खोल दे तो उसका कोई रिटायरमेंट का एज तो नहीं ना, वह अंतिम क्षण तक, मरते समय तक उस दुकान को वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन हम अगर शिक्षक हैं तो 60 साल के बाद आप हमको जब रिटायरमेंट दे देंगे तो उसके बाद में हम कौन सा काम करने के लायक रह जाएंगे? जीवन तो आपको दे दिए निचोड़ करके, और उस दिन हम तो समोसा की दुकान नहीं ना चलाने लग जाएंगे, वो बनाने भी तो नहीं आएगा। तो उस समय जा करके कोई पकौड़ा भी तो नहीं तल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? उसका कोई एस्टेब्लिश्ड कारोबार नहीं है। तो वह केवल और केवल शासन पर आधारित रहेगा उसका जीवन। तो निश्चित रूप से पेंशन के हकदार हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए। जो लोग भी किसी भी पेशा में लगे हुए हैं, जिसके सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित है, उनको पेंशन मिलना ही चाहिए, हर हाल में पेंशन मिलनी चाहिए। आप जब
वृद्धा पेंशन भोगियों को की चिंता आपको है कि जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन है उनको आप जो है 1100 रुपया पर मंथ देंगे, और जो पूरा जीवन दे दिया आपके समाज को, अपने गांव गरीब के बच्चों को तराशने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, और आप उनको पेंशन नहीं देंगे। ये हर बहे से खर खाए बकरी अचार खाए, ये कौन फार्मूला है? बड़े ही कटाक्ष भरे अंदाजों में आप बात कहते हैं, और ये जो बात आपने कही शिक्षकों के बारे में और उनके पेंशन को छीन लिए जाने के बारे में कि रिटायर होने के बाद क्या वो पकौड़े और समोसे तलेंगे, ये कई सारी बातों और कई सारे बिंदुओं के ऊपर इशारा करता है। लेकिन बातें और भी आपसे चलती रहेंगी। अभी मैं चाहूँगी कि आप जो अभी वर्तमान शिक्षक हैं उनके लिए, और जो शिक्षा में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए, हम लोग तो इस बिहार में हैं। सोचिए, ये बिहार की जो धरती है आज के डेट में खूब लहलहा रही है, अवैध कारोबार से एकदम यहाँ की फसलें खूब लहलहा रही है। कोई अवैध दारू का कारोबार करने में लगा हुआ, कोई अपराध में है, कोई भ्रष्टाचार में, कोई ठेकेदारी में, कोई रंगदारी में, सब लगा हुआ है। और उस दौर में भी हमारे जिन साथियों ने अपना प्रोफेशन चुना कि हम शिक्षक बनेंगे, यह जान करके कि शिक्षक जो बनता है उसको कोई बाहरी आमदनी नहीं होती, वह केवल और केवल अपने सैलरी पर आधारित होता है। और जितना भी कोई किरानी भी बन जाता है तो कुछ दायां कुछ बायां, कुछ ऊपर से कुछ नीचा से, वह करता रहता है हेरा फेरी। लेकिन शिक्षक को कहीं से कोई नाजायज आमदनी नहीं है। वह जानता है कि केवल और केवल हमारा सैलरी आधारित जीवन होगा। इसके बावजूद इतनी परेशानियां हैं, इतनी चुनौतियां हैं, इसके बावजूद हमारे जिन साथियों ने शिक्षक बनना स्वीकार किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आपने नोबल प्रोफेशन चुना है। आपने जो प्रोफेशन चुना है, आपके सिलेक्शन को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप चाहते हैं कि नहीं, हम राष्ट्र की सेवा करें और गांव गरीब के बच्चों को तराश करके, सरकारी विद्यालयों में तो अधिकांश गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और लोग कहते हैं कि गरीबों के बीच भगवान बसते हैं। तो निश्चित रूप से अगर गरीबों के बीच भगवान बसते हैं, अगर यह हमारी अगर संस्कृति है, हमारी सोच है, हमारी परंपरा है, तो निश्चित रूप से उनके बच्चों को पढ़ाना भी भगवान की सेवा करने के बराबर है। और वह प्रोफेशन अगर हमारे शिक्षकों ने चुना है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और अब शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन ये सुविधाएं नाकाफ़ी हैं। अभी तक पेंशन नहीं है, इनको पूरा वेतनमान पुराना नहीं मिल रहा है, सुलभ स्थानांतरण की सुविधा नहीं है। हालांकि अभी सरकार ने स्थानांतरण भी दिया है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता, बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं, लेकिन अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, अपने घरों से काफ़ी दूर हैं। तो उन लोगों को निकटवर्ती स्थानों पर पदस्थापन कर दिया जाए और उनको अगर पुरानी पेंशन दे दी जाए, उनके प्रोन्नति की जो व्यवस्था है वह सुलभ कर दी जाए, और कार्यालयों में भ्रष्टाचार अगर बंद कर दिया जाए, और एक व्यवस्था करनी होगी। जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं आप जाइएगा, वहाँ पर शिक्षकों का जो स्थान होता है बड़ा ऊंचा है। कई राज्यों में तो, कई देशों में तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर अगर शिक्षक जाते हैं, अगर किसी जज के चैम्बर में भी, तो जज भी खड़ा होकर उनका सम्मान करते हैं कि शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता, इनको ईश्वर से ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो शिक्षकों का सम्मान बढ़ाना होगा। जिस समाज में शिक्षकों का सम्मान नहीं है, उस समाज में आप सोच लिए शिक्षा की का अलग नहीं आप जला सकते। हमारे देश में भी, हम विदेश का उदाहरण देते हैं, हमारे देश में भी एक कहा जाता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन फिर यहाँ ऐसी स्थिति हो गई, क्योंकि अभी हम विदेश में देखते हैं कि विदेश में प्राइमरी सेक्शन के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे देश की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स को बड़े ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपका सम्मान है, टीचर अगर हायर सेक्शन के हैं तो सम्मान है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स को अभी भी देखा जाता है कि ये तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये जो फ़र्क आया है, और इस फ़र्क को लाने के लिए, क्योंकि आप परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो लगता है कि ऐसा परिवर्तन आ पाएगा जो हमारा श्लोक, हमारे पौराणिक श्लोक जो कहते थे, उसको हम फिर से दोबारा चरितार्थ कर पाएंगे? मध्यकाल में जब कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, जो आपने कोट किया है, मध्यकाल में कबीर को लगता है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, और इसलिए ऊंचा है क्योंकि यही गुरु हैं जो ईश्वर की परिकल्पना को साकार करते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं और ईश्वर के संदर्भ को बतलाते हैं। मैं समझता हूँ कि कबीर जो यह सोचते हैं उससे कुछ आगे हट करके भी मैं सोचता हूँ, और तब मैं जब इस बात की कल्पना करता हूँ कि अगर इस सृष्टि को हम लोग अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो आस्तिक हैं उनका यह विषय, नास्तिक है उनका यह विषय नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को मानते ही नहीं है। लेकिन यदि ईश्वर में अगर हम विश्वास करते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं या ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, ईश्वर ही इसके रचनाकार हैं,
ईश्वर ही इसके शिल्पकार हैं, तो मैं समझता हूँ कि कबीर उससे कुछ ज़्यादा सोच रहे होंगे। जिस बात को वो कह नहीं पाए वह केवल उतने ही में समेट दिया उन्होंने। निश्चित रूप से उनके ही मन में यह भाव रहा होगा जो मेरे मन में भाव उपजता है कि ईश्वर के पास इतना ही कौशल था कि वह मिट्टी का पुतला बना सकता था। ईश्वर के पास इतना ही कौशल था, वह एक मिट्टी का पुतला बना सकता था। अगर इंसान जो जिस रूप में हम आप देखते हैं, हमको आपको दुनिया जो देख रही है, अगर हम लोगों को छोड़ दिया जाए और कोई गुरु ना हो, चाहे वह माँ के रूप में, चाहे वह पिता के रूप में, माँ पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, तो माँ पिता के रूप में कोई गुरु ना हो तो हमारी स्थिति पशुओं से ही बदतर हो जाए। पशु जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इंसान अपने पैरों पर जन्म लेने के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। कभी भी आप देखिएगा, कोई भी पशु में ऐसा है क्या कि अपने बच्चे के पैर में तेल में मालिश करके उसको पैर सीधा किया हो? नहीं। कभी आपने देखा है कि दूसरे पशु हैं वो अपने बच्चों को लेकर के हाथ उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो? नहीं सिखाते। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जब जन्म लेता है तो उसको जन्म के साथ ही उसको सिखाने की जरूरत पड़ती है और तब जाकर कोई इंसान के रूप में धरती पर प्रतिष्ठित होता है। और इसी के लिए यह कौशल ईश्वर को नहीं प्राप्त था। ईश्वर में यदि इतना ही अगर कौशल होता, इतनी ही कारीगरी होती, इतना ही हुनर होता, इतना ही स्किल होता, तो वह सीधे ऐसा इंसान बना करके भेज देता कि वह सीधे दौड़ने लगता, सीधे अपने दिमाग से काम करने लग जाता। लेकिन यह कौशल केवल शिक्षकों को प्राप्त था, गुरुओं को प्राप्त था कि वह मिट्टी के पुतले से इंसान बना सकता था। यह कौशल ईश्वर को नहीं था। इसीलिए इसी कार्यकुशलता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि हम अनगर हीरे को तराश कर कोहिनूर बनाने वाले लोग। ईश्वर अनगर हीरा पैदा कर सकता है, कोहिनूर पैदा करने की ताकत ईश्वर में नहीं थी। कोहिनूर बनाने का कौशल केवल शिक्षकों को प्राप्त था। इसलिए शिक्षक का स्थान सबसे ऊंचा है। तो ये तमाम बातें थीं। और वंशीधर बृजवासी जी, आपके जो विषय के विद्यार्थी आप रहे हैं, आप जो उदाहरण दे रहे हैं उन विषयों की झलक उसमें दिखाई दे रही है कि जूलॉजी, वहाँ से आपके जो जानवरों का आपने उदाहरण दिया कि किस तरह से उनके अंदर क्या क्षमताएं हैं, और उसके बाद जो आपका जो वक्तव्य कौशल है उसमें आपके हिंदी साहित्य की जो है वो छाप पूरी तरह से दिखाई देती है। और इस तरह से जो है वो आप शिक्षकों के हक के मुहिम को लगातार चलाते रहते हैं। फिलहाल शिक्षकों की समस्या से हमें अवगत कराने के लिए और उनके मुहिम से जुड़े रहने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लुक बिहार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे चैनल को, पूरे परिवार को, फर्स्ट लुक परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस बातचीत को हम यहीं पर देते हैं विराम। इसी तरह से और भी शख्सियतों से हम आपको एक एक करके मुखातिब कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।